क्या आपको पता है सर्वेस के अकॉर्डिंग 81% इंडियन ट्रैवलर्स ज्वेलरी खरीदने के बजाय हॉलिडे के लिए सेव करना पसंद करते हैं और शायद सबसे सिग्निफिकेंट शिफ्ट ज्योग्राफी में दिख रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आउटबाउंड ट्रैवल डिमांड का 63% पार्ट अब नॉन मेट्रो इंडिया से आ रहा है। अहमदाबाद, लखनऊ, कोची, अमृतसर और पुणे जैसे सिटीज डिमांड को इंक्रीजिंगली ड्राइव कर रहे हैं। यानी ट्रैवल ग्रोथ का फुटप्रिंट अब मेट्रो से काफी आगे बढ़ चुका है। और यहाँ एक नंबर पूरे सेक्टर का स्केल समझा देता है। ट्रैवल और टूरिज्म आज इंडिया की जीडीपी में अराउंड 16.9 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन करते हैं और इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया का ट्रैवल मार्केट FY27 तक 11.9 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, जबकि इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स 2028 तक नियरली 3 करोड़ पहुंचने का एस्टिमेट है। अब नेचुरली सवाल ये है कि अगर इंडस्ट्री इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही है तो वैल्यू क्रिएशन एग्जैक्टली हो कहाँ रहा है, वही समझेंगे हम इस वीडियो में। हम पूरी ट्रैवल वैल्यू चेन समझेंगे और हर लेयर के बड़े लिस्टेड प्लेयर्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया का ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट FY28 तक लगभग 3.8 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। राइजिंग इंटरनेट पेनिट्रेशन, डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन बुकिंग अडॉप्शन की वजह से ट्रैवल बुकिंग्स का शेयर ग्रेजुअली ऑफलाइन चैनल से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब अगर ट्रिप प्लान करने का डिसीजन हो गया तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फ्लाइट्स या होटल्स डिस्कवर करना और उन्हें बुक करना। यहीं से ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स की दुनिया शुरू होती है और यही है ट्रैवल वैल्यू चेन का पहला लेयर, OTA यानी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज। ये वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां ट्रैवलर्स फ्लाइट्स, होटल्स, ट्रेन्स, बसेस और हॉलिडे पैकेजेस सर्च करते हैं और बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी दो अलग मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। एक साइड पर मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप और यात्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो डायरेक्टली ट्रैवलर्स को सर्व करते हैं। दूसरी तरफ है TBO टेक जैसे प्लेटफॉर्म्स जो ट्रैवल सेलर्स यानी B2B को सर्व करते हैं। अगर कोई कस्टमर दुबई, पेरिस और लंदन की मल्टी सिटी ट्रिप प्लान कर रहा है तो ज्यादातर ट्रैवल एजेंट्स खुद एयरलाइंस, होटल्स और डेस्टिनेशन पार्टनर्स के साथ इंडिविजुअली नेगोशिएट नहीं करते। उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहां इन्वेंट्री, प्राइसिंग और बुकिंग एक ही जगह अवेलेबल हो। यही प्रॉब्लम TBO सॉल्व करता है। आज कंपनी के प्लेटफॉर्म पर 2 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड ट्रैवल बायर्स हैं और 50,000 से ज्यादा एक्टिवली ट्रांजैक्ट करते हैं। इन बायर्स को एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू 10 लाख से ज्यादा होटल्स और 750 एयरलाइंस तक एक्सेस मिलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी 140 सोर्स मार्केट्स में ऑपरेट करती है, 88 करेंसी सपोर्ट करती है और 16 लैंग्वेजेस में सर्विस प्रोवाइड करती है। और यहाँ से बिजनेस मॉडल की स्ट्रेंथ समझ आती है। जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री प्लेटफॉर्म पर आती है उतने ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स अट्रैक्ट होते हैं और जितने ज़्यादा बायर्स आते हैं सप्लायर्स के लिए प्लेटफॉर्म की रेलेवेंस बढ़ती जाती है। इसी वजह से स्केल इस बिजनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। नंबर्स देखो तो इसका इम्पैक्ट भी दिखने लगता है। Q4 FY26 में TBO के प्लेटफॉर्म पर लगभग 10,000 करोड़ का ग्रॉस ट्रैवल वैल्यू प्रोसेस हुआ, लेकिन कंपनी की क्वालिटी समझने के लिए असली फोकस रेवेन्यू मिक्स पर होना चाहिए। होटल्स और एंसिलरी सर्विस कंपनीज के ट्रांजैक्शन वैल्यू का लगभग 63% कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन टेक रेट नियरली 8% है। एयरलाइंस का शेयर लगभग 37% है, जबकि टेक रेट सिर्फ 2.3% के आसपास है। यानी मैनेजमेंट के लिए ज्यादा बुकिंग्स लाने के साथ हाई यील्ड कैटेगरीज का शेयर बढ़ाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट करता है। आज कंपनी का मार्केट कैप लगभग 15,900 करोड़ है और मार्केट का एक्सपेक्टेशन भी इसी बात को रिफ्लेक्ट करता है। इन्वेस्टर्स TBO को एक क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के रूप में वैल्यू कर रहे हैं। आगे की ग्रोथ नए ज्योग्राफीज, कार रेंटल्स और AI इनेबल्ड ऑटोमेशन से आ सकती है। साथ ही ग्लोबल ट्रैवल डिमांड और करेंसी मूवमेंट्स जैसे फैक्टर्स बिजनेस की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। अब बढ़ते हैं वैल्यू चेन के अगले लेयर में और इधर आती है कंज्यूमर फेसिंग ट्रैवल कंपनीज। देखो, हर ट्रैवलर खुद बुकिंग नहीं करता। कुछ ट्रैवलर्स कंप्लीट हॉलिडे पैकेज प्रेफर करते हैं, जबकि कुछ डायरेक्टली ऐप्स पर फ्लाइट्स, ट्रेन्स और बसेस कंपेयर करते हैं। यहाँ थॉमस कुक और इक्सिगो दो अलग ट्रैवल बिहेवियर्स को कैप्चर करते हैं। थॉमस कुक इंडिया की ओल्डेस्ट ट्रैवल कंपनीज में से एक है। कंपनी की रूट्स 19th सेंचुरी तक जाती है और ऑर्गेनाइज आउटबाउंड ट्रैवल को इंडिया में पॉपुलर बनाने वाले अर्ली प्लेयर्स में से इसका नाम आता है। आज बिजनेस में रेवेन्यू मल्टीपल कैटेगरीज से आता है, जैसे कि हॉलिडे पैकेजेस, लेजर ट्रैवल, कॉर्पोरेट ट्रैवल, फॉरेन एक्सचेंज, वीजा सर्विसेज और हॉस्पिटैलिटी। इसी डाइवर्सिफिकेशन का इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स में भी दिखाई देता है। FY26 में कंपनी ने 8,360 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें लगभग 46% कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल सर्विसेज और फॉरेक्स सेगमेंट से आया। यानी थॉमस कुक के लिए ट्रैवल डिमांड इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्निंग्स का एक मीनिंगफुल पार्ट करेंसी एक्सचेंज और ट्रैवल लिंक्ड फाइनेंशियल सर्विसेज से भी आता है।
वहीं इक्सेगो एक कम्प्लीटली डिफरेंट सेगमेंट को एड्रेस करता है। इक्सेगो इंडिया के मास मोबिलिटी सेगमेंट पर पोजीशनड है। प्लेटफॉर्म का फोकस उन ट्रैवलर्स पर है जो फ्लाइट्स के साथ साथ ट्रेन्स और बसेस का भी रेगुलर यूज करते हैं। इसी पोजीशनिंग की वजह से FY26 में ट्रेन्स कंपनी के रेवेन्यू मिक्स का सबसे बड़ा पोर्शन रहा, जिनका कंट्रीब्यूशन 40.4% था। फ्लाइट्स का शेयर अराउंड 31% था और बसेस का 26% रहा। ये मिक्स इंडियन ट्रैवल डिमांड की एक यूनिक रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, जहां रेल और रोड ट्रांसपोर्ट अभी भी मोबिलिटी स्पेंडिंग का सिग्निफिकेंट सेगमेंट है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इसी ट्रेंड को सपोर्ट करती है। FY26 में इक्सेगो ने 1228 करोड़ रेवेन्यू, 71 करोड़ प्रॉफिट और 196 करोड़ ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया। पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग कैश फ्लो में 60% ग्रोथ दिखाती है कि कंपनी बुकिंग्स और स्केल को कैश जनरेशन में कन्वर्ट कर रही है। दोनों कंपनीज ट्रैवल सेक्टर में ऑपरेट करती है, लेकिन उनके डिमांड ड्राइवर्स काफी डिफरेंट है। अब बुकिंग तो हो गई, लेकिन एयरलाइंस और होटल्स के सामने एक और चैलेंज आता है। इन्वेंट्री किस प्राइस पर सेल की जाए ताकि ऑक्यूपेंसी भी बनी रहे और प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हो। मान लीजिए एक होटल के पास 500 रूम्स है। मैनेजमेंट को हर दिन ये डिसाइड करना होता है कि रूम 8,000 में बेचना है या 10,000 में। इसी तरह एयरलाइंस को भी हर रूट पर डिमांड, ऑक्यूपेंसी और प्राइसिंग कंटिन्यूसली ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है। ट्रैवल इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी ऑक्यूपेंसी और अवेलेबल इन्वेंट्री को किस प्राइस पर मोनेटाइज करने पर आती है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है रेटगेन। कंपनी होटल्स, एयरलाइंस और ट्रैवल ब्रांड्स को प्राइसिंग इंटेलिजेंस, रेवेन्यू मैनेजमेंट और डिमांड फोरकास्टिंग टूल्स प्रोवाइड करती है। यानी जब ट्रैवल डिमांड बढ़ती है, बुकिंग्स बढ़ती है और प्राइसिंग डिसीजंस और कॉम्प्लेक्स होते हैं, तब रेट गेन के सॉफ्टवेयर की रेलेवेंस भी बढ़ती है। इसी पोजीशनिंग का इम्पैक्ट कंपनी के नंबर्स में भी दिख रहा है। FY26 में रेटगेन ने 1824 करोड़ ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेट किया, जो लगभग 69% ग्रोथ थी। आज कंपनी का सबसे बड़ा सेगमेंट मार्टेक है, जो डेटा मार्केटिंग प्रोवाइड करता है, जो रेवेन्यू को नियरली 70% कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा डेटा एज अ सर्विस सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन अराउंड 20% है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशंस का शेयर अराउंड 11% है। यानी कंपनी ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए डेटा, प्राइसिंग इंटेलिजेंस और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज का इंटीग्रेटेड स्टैक बिल्ड कर रही है। और मैनेजमेंट कमेंट्री से भी ग्रोथ विजिबिलिटी नजर आती है। कंपनी ने 322 करोड़ के नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं और 659 करोड़ की पाइपलाइन मेंटेन रखी है, जो फ्यूचर डिमांड का इंडिकेशन देती है। कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 10,500 करोड़ है और 48 टाइम्स पी पे ट्रेड कर रही है। जैसे जैसे ग्लोबल ट्रैवल डिमांड स्केल होगी, होटल्स और एयरलाइंस के लिए डेटा ड्रिवन प्राइसिंग और रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन और इम्पोर्टेंट होगा। रेट गेन की पोजीशनिंग उसी लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ अलाइंड है। अब अगर ट्रिप इंटरनेशनल है तो बुकिंग के बाद एक कॉल लेयर एक्टिवेट होती है, डॉक्यूमेंटेशन, वीजा अप्रूवल्स और कॉन्सुलर सर्विसेज। और इसी कैटेगरी में आती है BLS इंटरनेशनल। आज BLS 46 गवर्नमेंट्स को सर्व करती है और 80 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है। इस स्केल का एक प्रैक्टिकल बेनिफिट है, बिजनेस किसी एक कंट्री या ट्रैवल कॉरिडोर पर डिपेंडेंट नहीं रहता, क्योंकि डिमांड मल्टीपल ज्योग्राफी से आती है और यहीं से बिजनेस मॉडल की क्वालिटी समझ आती है। BLS की ग्रोथ ज्यादातर नए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स और एडिशनल सर्विसेज से आती है। इसलिए जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी रिलेटिवली फास्टर पेस पर स्केल कर सकती है। नंबर्स देखो तो आपको इसका इम्पैक्ट भी नजर आता है। FY26 में कंपनी ने लगभग 3,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया और प्रॉफिट 724 करोड़ रहा। साथ ही बैलेंस शीट पर 1434 करोड़ का नेट कैश था, जो फ्यूचर एक्विजिशंस और एक्सपेंशन के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी भी ग्रेजुअली इवॉल्व हो रही है। हिस्टोरिकली BLS को वीज़ा प्रोसेसिंग बिजनेस के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज रेवेन्यू का करीब 39% डिजिटल सिटीजन सर्विसेज से आ रहा है। मैनेजमेंट FY27 में 20 to 25% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, जिसे 2055 करोड़ के यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI कॉन्ट्रैक्ट, रीसेंट एक्विजिशंस और राइजिंग ग्लोबल मोबिलिटी सपोर्ट कर सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 11,000 करोड़ था और स्टॉक करीब 16 टाइम्स अर्निंग्स मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे वैल्यूएशंस पर मार्केट फ्यूचर ग्रोथ को डिस्काउंट कर रहा है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स, न्यू डील विंस और वीजा वॉल्यूम्स आगे भी की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। अब ट्रैवलर की जर्नी बुकिंग से मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं और यही ट्रैवल इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स भी बदल जाती है। TBO, इक्सेगो या रेट गेन जैसे बिजनेसेस सॉफ्टवेयर और डिस्ट्रीब्यूशन से स्केल करते हैं। एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को स्केल करने के लिए एयरक्राफ्ट्स, टर्मिनल्स, एयरपोर्ट स्लॉट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में सालों की इन्वेस्टमेंट लगती है। इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवल इंडस्ट्री का सबसे कैपिटल इंटेंसिव लेयर है और इंडियन एविएशन को समझने के लिए शुरुआत इंडिगो से करते हैं।
कंपनी के पास 441 एयरक्राफ्ट का फ्लीट है और डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में लीडरशिप पोजीशन है। लेकिन एविएशन में साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कॉस्ट एफिशिएंसी। फ्यूल प्राइसेस, करेंसी मूवमेंट्स और एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी को कंटिन्यूअसली इंपैक्ट करते रहते हैं। इसी एनवायरनमेंट में इंडिगो ने FY26 में 89,500 करोड़ टोटल इनकम जनरेट की और नॉर्मलाइज्ड बेसिस पर करीब 7,500 करोड़ प्रॉफिट कमाया। अब फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो मैनेजमेंट FY30 तक इंटरनेशनल कैपेसिटी शेयर को 40% तक ले जाना चाहती है। इस एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के लिए कंपनी के पास 900 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है। साथ ही इंडिगो स्ट्रेच, ब्लू चिप और बेंगलुरु MRO फैसिलिटी जैसे इनिशिएटिव्स एंसिलरी रेवेन्यूज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। लेकिन ट्रैवल डिमांड का इम्पैक्ट एयरलाइन से काफ़ी आगे तक दिखाई देता है। एयरपोर्ट्स, लोकल ट्रांसपोर्ट, फॉरेक्स, फूड और ट्रैवल एक्सपीरियंसेस जैसे कैटेगरीज भी उसी ग्रोथ को कैप्चर करते हैं। FY26 में इंडियन एयरपोर्ट्स 43 to 44 करोड़ पैसेंजर्स हैंडल करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने FY26 के पहले 6 महीनों में ही 14 करोड़ पैसेंजर्स कैरी किए, जहां ऑक्यूपेंसी लगभग 70% रही। और इसी लेयर में GMR एयरपोर्ट्स भी ऑपरेट करता है। FY26 में दिल्ली, हैदराबाद और गोवा एयरपोर्ट्स मिलाकर 12.16 करोड़ पैसेंजर्स हैंडल कर चुके हैं। लेकिन एयरपोर्ट इकोनॉमिक्स को समझने के लिए पैसेंजर ट्रैफिक से एक लेयर डीपर देखना पड़ता है। जितना ज़्यादा पैसेंजर फुटफॉल बढ़ता है, उतना ही ड्यूटी फ्री रिटेल, फूड कोर्ट्स, कार्गो और कमर्शियल रियल एस्टेट मोनेटाइजेशन का अपॉर्चुनिटी पूल भी एक्सपैंड होता है। इसी ट्रांजिशन का इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स में भी दिख रहा है। FY26 में GMR ने 15,200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और एक डेकेड से ज़्यादा टाइम बाद पैट पॉजिटिव बनी। हर जर्नी फ्लाइट से नहीं होती। इंडिया में मोबिलिटी का एक बड़ा पोर्शन रेलवे के थ्रू भी मूव करता है। हर दिन लाखों पैसेंजर्स इंडियन रेलवेज पर ट्रैवल करते हैं, लेकिन रेल टिकटिंग का बिजनेस ट्रेन ऑपरेट करने वाले बिजनेस से काफ़ी अलग इकोनॉमिक्स रखता है। जब भी कोई पैसेंजर ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करता है, उस बुकिंग का फ्लो IRCTC के प्लेटफॉर्म से गुजरता है। आज ऑनलाइन रेल टिकटिंग में कंपनी का मार्केट शेयर लगभग 89% है। FY26 में IRCTC ने 5,215 करोड़ रेवेन्यू और लगभग 1,400 करोड़ प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन यहाँ रेवेन्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोनेटाइजेशन मॉडल। टिकटिंग बिजनेस रिलेटिवली एसेट लाइट और हाई मार्जिन है, जबकि केटरिंग, टूरिज्म और रेल नीर की इकोनॉमिक्स थोड़ी अलग है। इसलिए आने वाले सालों में ग्रोथ के साथ रेवेन्यू मिक्स भी क्लोजली मॉनिटर करना होगा। मैनेजमेंट डिजिटल प्रोडक्ट्स, पेमेंट्स और रेल नीड कैपेसिटी एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है। अगर एग्जिस्टिंग यूजर बेस पर एडिशनल सर्विसेज सक्सेसफुली बिल्ड होती है, तो हर ट्रांजैक्शन से जनरेट होने वाली वैल्यू भी ग्रेजुअली इंप्रूव हो सकती है। अब डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद ट्रैवल स्पेंडिंग का नेक्स्ट फेज शुरू होता है, विच इज स्टे। तो होटल इंडस्ट्री में ऑक्यूपेंसी और रूम रेट्स दोनों प्रॉफिटेबिलिटी को ड्राइव करते हैं। जब डिमांड सप्लाई से फास्टर ग्रो करती है, तो होटल्स ऑक्यूपेंसी इंप्रूव करते हैं और प्राइसिंग पावर भी स्ट्रेंथन होती है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से अर्निंग्स ग्रोथ एक्सेलरेट कर सकती है। आज इंडियन होटल इंडस्ट्री इसी साइकिल से गुजर रही है। FY24 से FY28 के बीच ब्रांडेड होटल डिमांड लगभग 10.4% CAGR से ग्रो करने का एस्टीमेट है, जबकि सप्लाई ग्रोथ करीब 8.5% रहने की उम्मीद है। होटल इंडस्ट्री में डिमांड का सबसे विजिबल सिग्नल ऑक्यूपेंसी होती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का सिग्नल रूम रेट्स होते हैं। अभी इंडस्ट्री दोनों फ्रंट्स पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रही है, जिसका इम्पैक्ट रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम मैट्रिक्स में भी नजर आ रहा है। CY 2025 में ऑक्यूपेंसी 63 to 65% तक पहुंच चुकी है। एवरेज रूम रेट अराउंड 8500 to 8700 के रेंज में है और रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम अराउंड 5400 से 5600 तक पहुंच गया है। लग्जरी होटल्स में तो ये मैट्रिक पहले के रिकॉर्ड लेवल्स को भी क्रॉस कर चुकी है। इसी डिमांड एनवायरनमेंट में ITC होटल्स ऑपरेट करती है और जनवरी 2025 के डीमर्जर के बाद कंपनी अब प्योर प्ले हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है। आज पोर्टफोलियो में 155 प्रॉपर्टीज हैं और 14,294 कीज हैं। FY26 में कंपनी ने अराउंड 4,100 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया और प्रॉफिट लगभग 314 करोड़ रहा। मैनेजमेंट 2031 तक पोर्टफोलियो को 250 होटल्स और 22,000 से ज्यादा कीज तक एक्सपैंड करना चाहती है, खासकर टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। जब ट्रैवल एक्टिविटी बढ़ती है, तो उसका इम्पैक्ट होटल्स के साथ फूड कंजम्पशन पर भी दिखने लगता है। एयरपोर्ट से लेकर टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक हर एडिशनल ट्रैवलर मल्टीपल कंजम्पशन टच पॉइंट्स क्रिएट करता है। यहीं जुबलिएंट फूड वर्क्स रेलेवेंट हो जाती है। FY26 में जुबलिएंट फूड वर्क्स ने 6,856 करोड़ का रेवेन्यू और 227 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया।
साथ ही मैनेजमेंट हर साल लगभग 360 नए स्टोर्स ऐड करने की प्लानिंग कर रही है। यानी ट्रैवल डिमांड, होटल स्टेज, फूड कंजम्पशन और ऑन द गो स्पेंडिंग तीनों कैटेगरीज को सपोर्ट कर सकती है। ट्रैवल डिमांड अभी तो हेल्दी नजर आती है, लेकिन सेंटीमेंट इंडिकेटर्स मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। करंट सिचुएशन इंडेक्स जनवरी 2026 में करीब 56 तक इंप्रूव हुआ है, लेकिन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स भी अपनी प्रीवियस हाई से नीचे है। यानी इंडस्ट्री ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस अब ज़्यादा मेजर्ड है। साथ ही जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी क्लोजली मॉनिटर करने लायक है। मार्च 2026 में वेस्ट एशिया डिस्ट्रप्शंस की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिलेशंस और ट्रैवल रीरूटिंग देखने को मिले थे। एनर्जी प्राइसेस, ट्रैवल कॉस्ट और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ट्रेंड्स आगे भी सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी और डिमांड ट्रैजेक्टरी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ट्रैवल डिमांड के नंबर्स देखें तो ट्रैवल स्टॉक्स का परफॉर्मेंस हमेशा ट्रैवल डिमांड के साथ लीनियर मूव नहीं करता। निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स को देखें तो रीसेंट करेक्शन के बाद भी इंडेक्स अपनी लॉन्ग टर्म रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। सरफेस लेवल पर ये वीक लग सकता है, लेकिन कॉम्पोजिशन को देखें तो पिक्चर थोड़ी डिफरेंट नजर आती है। इसे लगता है कि मार्केट अब सेक्टर वाइड री रेटिंग की जगह कंपनी स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन पर फोकस कर रहा है और आगे रिटर्न्स डिमांड ग्रोथ से ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ और मार्केट शेयर गेन्स पर डिपेंड कर सकते हैं। अब आपको इस ट्रैवल वैल्यू चेन में सबसे स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी कहाँ दिखती है? होटल्स, एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रैवल, ट्रैवल टेक या वीजा सर्विसेज? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.